हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई का अड्डा। आज हम शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ हमें क्यों जानना है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में? हमें इसीलिए जानना है क्योंकि हमने जियो फिजिकल फिनोमिनास देखे, जैसे कि वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक। आपने इन्हें 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। जो वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक है, ये जो फिनोमिना है, इनका जो सोर्स है, इनका जो ओरिजिन है, वो इंटीरियर ऑफ अर्थ है। तो हमें जानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हम इनसे कैसे बचें। दूसरा है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही कोयल, पेट्रोलियम या फिर बहुत सारे मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें मिलती है। अब हमें क्या जाना है इनके बारे में? हमें जाना है इनका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अब कैसे जानेंगे? दो दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में पहला है ड्रिलिंग और माइनिंग के थ्रू हम जान सकते हैं। इसके दो एग्जांपल है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में माइनिंग की गई थी 4 किलोमीटर तक। इससे ज़्यादा फेल मतलब नहीं कर पाए थे, फेल हो गई थी हमारी टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है आर्टिक ओशन का। आर्टिक ओशन में एक प्लेस है कोला, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। उसमें जो ड्रिलिंग हुई थी वो 12 किलोमीटर तक हुई थी। और जो अर्थ की डेप्थ है वो कितनी है? 6,971 किलोमीटर। और इसका दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि वोल्केनिज्म। वोल्केनो जो है वो इरप्ट होता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। अब ये भी फेल हो गया था क्योंकि हम ये नहीं पता कर पाए थे कि जो मैग्मा है वो कितनी डेप्थ से आ रहा है, तो हम गहराई नहीं पता कर पाए थे वोल्केनिज्म के थ्रू अर्थ की। अब दूसरे सोर्स है इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जैसे कि पहला है टेम्परेचर, प्रेशर। जितनी ज़्यादा गहराई होगी, डेप्थ के साथ टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। और ये नोट किया गया था कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। अब ये प्रेशर किसके बीच बढ़ेगा? अंदर जो है वो रॉक्स होती है, ऊपर नीचे होती है एक दूसरे के, तो उनमें प्रेशर होता है। तो डेप्थ के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। और इनमें जो स्ट्रॉन्ग रॉक्स होती है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती, और जो वीक रॉक्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती है। अब ये कैसे समझेंगे आप? इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे कि कोई एक सॉलिड है, इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना, हम इसे टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर ही देते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इसके चारों तरफ से हम इसे प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इन्हें इसे प्रेशर देंगे और विद टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं, चाहे हम कितना भी टेम्परेचर इसका बढ़ा लें। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ पार्ट लिक्विड है और कुछ सॉलिड है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स में सिस्मिक वेव्स। पहले सिस्मिक वेव्स को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि इनसे कैसे मदद मिलती है हमें अर्थ की डेप्थ को जानने में। जो अर्थक्वेक है वो कैसा फिनोमेना होता है? वो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। अचानक से एनर्जी का रिलीज होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ से, किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। और इन्हीं वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स कहते हैं। जो इन वेव्स है, इन वेव्स का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इंटीरियर, मैंने बताया था। जो दो बायोलॉजिकल जो भी फिनोमिनाज होते हैं, जियोलॉजिकल फिनोमिनाज, इसमें एग्जाम्पल दिए थे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है उसका ओरिजिन, ये जो सोर्स है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ है। और जिस पॉइंट से एनर्जी का रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उस पॉइंट को हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। ये वेव्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और नीचे की तरफ भी। अब ये सबसे पहले जब जिस पॉइंट पे सरफेस पे टकराती हैं उस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं सिस्मिक वेव्स की टाइप्स, कौन कौन सी तरह की वेव्स होती हैं और उन्हें उनका क्या नाम होता है। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं उसमें दो वेव्स आते हैं, एक तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। इन्हें पहले ऐसे समझ लो कि ये अर्थ का इंटीरियर पोर्शन है, ये सरफेस एरिया है। अंदर से फोकस या हाइपोसेंटर से क्या हुआ है? एनर्जी का रिलीज हुआ है वेव्स की फॉर्म में, वो सरफेस को टच कर रही हैं। जो वेव्स अंदर चलेंगी, इंटीरियर ऑफ अर्थ चलेंगी, उन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। जो सरफेस पे चलती है उन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। और इन्हीं की ये अंदर की तरफ चलती है, इसी वजह से इनका नाम बॉडी वेव्स पड़ा है। और ये बाहर की तरफ सरफेस पे चलती है, इसी वजह से इन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। अब जो बॉडी वेव्स आप इन्हीं से समझ सकते हैं। अगर ये बॉडी वेव्स इंटीरियर ऑफ अर्थ में चल रही हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। और जो सरफेस वेव्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो सरफेस पे होता है, क्योंकि यहीं पे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, फैक्ट्रीज, सब कुछ यहीं पे होता है हमारा। तो जो सरफेस पे वेव्स चलती हैं उन्हीं की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें दो तरीके की वेव्स आती है, एक तो लव वेव और एक रिले वेव।
उसके बाद बॉडी वेव्स के दो टाइप देख लेते हैं। एक तो इसमें होती है प्राइमरी वेव्स, एक सेकेंडरी वेव्स। नाम से समझिए, प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब बाद में। ये जो वेव्स होती है ये फास्टेस्ट होती है और सबसे पहले सरफेस को टच करती है। और सेकेंडरी वेव्स इसके बाद में, प्राइमरी वेव्स के बाद में। अब ये चलती कैसे हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, नेचर में लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं। जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कि बहुत सारी साइकिल ऐसे खड़ी हैं। अब मैं एक साइकिल को पुश करूं तो सारी एक एक करके सारी साइकिल गिर जाएंगी। तो इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करती हैं। और ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ये इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि जो प्राइमरी वेव्स होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। अब इसमें जो सॉलिड में प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो लिक्विड है उसमें उसकी वेलोसिटी कम होती है, ये ध्यान रखना। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वेव्स के बारे में तो समझ लिया, लेकिन वेव्स को मेज़र कैसे करेंगे उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ। अब हम ये समझते हैं कि जो सिस्मिक वेव्स है वो कैसे हेल्प करेंगी हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने में। अभी हमने तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। अब जैसे कि ये सेकेंडरी वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स का मैंने बताया कि ये सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती है और लिक्विड और गैस इन दोनों मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं करती। तो ये फोकस पॉइंट है, यानी हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं अभी। ये फोकस या फिर आप इसे हाइपोसेंटर कह सकते हो। यहाँ से ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं यहाँ पर, मतलब ये हमें कैसे पता चला? हम सिस्मोग्राफ से नोट कर रहे हैं कि वेव्स को डिटेक्ट करता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पता चल रहा है हमें कि वेव्स हाँ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ है वो रीडिंग ही नहीं शो कर रहा वेव्स की, नहीं बता रहा कि वेव्स चल रही है नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसा रीज़न होगा जहाँ पर जो वेव्स है वो ट्रैवल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? कुछ मीडियम ऐसा होगा जिसके थ्रू सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं। अब दो हो सकते, एक तो लिक्विड और एक गैस। अभी इसका हमें अच्छे से नहीं पता है। और जहाँ पर सिस्मोग्राफ रीडिंग शो नहीं कर पाता उस जोन को हम शेडो जोन कहते हैं। ये है कम से कम 105 डिग्री। अब दूसरा है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। ऐसे ही इसमें वेव्स ऐसे चलेंगी, हम सिस्मोग्राफ से नोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या शो होता है कि यहाँ पर हमें वेव्स नहीं मिलती हैं और वेव्स अचानक से जो सिस्मोग्राफ है वो रीडिंग यहाँ शो करता है और यहाँ पर हमें बैंड देखने को मिलता है। अभी बैंड कहाँ होगा? जब प्राइमरी वेव्स सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाती हैं तभी बैंड होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड में और लिक्विड में इनकी वेलोसिटी कम होती है। तो बीच में क्या पोर्शन है अर्थ में? लिक्विड। अब इससे हमें पता चला कि अर्थ के अंदर कुछ पार्ट सॉलिड है और कुछ पार्ट लिक्विड है। और ये 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है। अब ये इसी का लिख रखा है थोड़ा कि जो शेडो जोन होता है सेकेंडरी वेव्स का वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वेव्स। जो इंटीरियर होता है अर्थ का उसमें लिक्विड स्टेट रीजन का प्रेजेंस होता है। ये हमने देख लिया। अब हम समझ लेते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर। अब ये आपने पहले पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में कि क्रस्ट, मेंटल और कोरिए। अब इन्हें हमें थोड़ी डेप्थ में समझते हैं। क्रस्ट क्या होती है? अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट होती है अर्थ का। अब इसमें ओशन में क्या होते हैं? ओशनिक क्रस्ट होते हैं जो कि पतली होती है। वो किसकी बनी होती है? बेसाल्ट की बनी होती है। और माउंटेन है, माउंटेन में जो क्रस्ट होगी वो होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वो किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की। ये थिक होती है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मेंटल वाली लेयर आती है। मेंटल को हम दो लेयर में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसमें भी हम दो डिवीज़न करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपर मोस्ट वाला है वो तो बिल्कुल सॉलिड पार्ट है, लेकिन जो ये वाला रीजन है इसे हम एस्टोनोस्फीयर कहते हैं। ये सेमी मोल्टन पार्ट है, मतलब ना तो ज़्यादा सॉलिड है ना ज़्यादा लिक्विड है। और यहीं पे हमें मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है। इस वजह से हमें अपर मोस्ट जो मेंटल है, अपर मेंटल जो है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड होती है। हाँ, कोर आ गई। कोर को भी हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक तो आउटर कोर, एक इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड होती है। लिक्विड क्यों होती है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है सल्फर और सिलिकेट की। उसके बाद जो इनर कोर है वो सॉलिड होती है। सॉलिड क्यों होती है? क्योंकि ये निकल और आयरन की बनी होती है। अगर ये इन मेटल्स की बनी होगी तो सॉलिड तो होगी, क्योंकि इनका नेचर ही सॉलिड होता है। अब ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिथोस्फेयर कहेंगे। ये फिर 700 किलोमीटर से 29
100 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर कहेंगे इस रीजन को। और ये पूरा जो कोर वाला है 6371 किलोमीटर, ये बैरोस्फीयर कहेंगे। अब ये थोड़ा टर्म याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि जब जो वोल्केनो इरप्ट होता है अंदर जो होगा उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वो मैग्मा बाहर इरप्ट होके आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ये थोड़ा टर्म ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। अब कंपोजिशन दो तरीके से देखेंगे आप, एक तो पूरी इंटीरियर ऑफ अर्थ की कंपोजिशन देखेंगे और एक कंपोजिशन देखेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट क्या होता है मैंने बताया था अभी, सॉलिड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अब कंपोजिशन जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ की क्या होगी, जैसे आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल एंड सल्फर। ये जो लिखे हैं ये याद रख लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट की बात करें तो उसमें आएगा एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। इनमें ध्यान रखिएगा कि कंपोजिशन किसकी पूछी है, क्रस्ट की या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ की। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, ये केमिकल एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड होते हैं जिनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। ये एग्रीगेट करते हैं और एक सॉलिड फॉर्म बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठा होकर एक सॉलिड फॉर्म बना लेते हैं, उन्हें हम रॉक्स कहते हैं। अब ऐसे समझो जैसे कि दीवार है वो ईंटों से मिलके बनी है, ऐसे ही जो मिनरल्स है मिनरल से मिलके क्या बनी है, रॉक्स बनी है। तो इसी वजह से हम इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स कहते हैं। अब थ्योरी की बात करते हैं हम, थ्योरी शुरू करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी कैसे बनती है। एक थ्योरी का कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ हो रहा है पीछे, उसके कुछ किसी ने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, उन कंसेप्ट का प्रूफ कुछ एविडेंसेस दिए कि हाँ ये कंसेप्ट कैसे प्रूव हो रहा है एविडेंसेस के थ्रू। उसके बाद क्रिटिसिज्म होता है, कुछ इसके विद्रोह होते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो इसी से थ्योरी बनती है। अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इस नाम से समझ आ रहा है कि कौन ड्रिफ्ट क्या होता है, मतलब हटना एक तरीके से। तो कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब या तो हट रहे हैं या मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके वाली फीलिंग आ रही है। अब बैकग्राउंड क्या है इसका, अल्फ्रेड वैगनर 1912 से 1914 के बीच की बात है। अल्फ्रेड वैगनर एक एटलस को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे हमने भी देखी अपनी एटलस, और उन्हें लग रहा था कि कॉन्टिनेंट जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो फिट हो रहे हैं एक दूसरे में। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो, और फिर उन्होंने ऐसे ही कंसेप्ट दिया एक कि करीबन 255 मिलियन ईयर एगो। अब ये थोड़ा याद रखिएगा कि ये जो 1 मिलियन है वो 10 लाख के बराबर होता है, और इन्होंने बताया 255 मिलियन एगो क्या होता था, एक पूरा मेगा लैंड मास और मेगा ओशन होता था। अब इनका नाम भी इन्हीं चीज़ से मिलके बना हुआ है, जैसे कि मेगा लैंड मास यानी मेगा होता है पैन वर्ड जो है वो एंटायर को दर्शाता है, एंटायर बता। और जिया का मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड मास, तो इसी से नाम जो हो गया इसका पैनजिया, एंटायर लैंड मास या फिर मेगा लैंड मास कह सकते हैं। मेगा मतलब बड़ा, और ऐसे ही इसका पैंथालासा, थालासा का मतलब होता है ओशन यानी बड़ा ओशन, मेगा ओशन, पैंथालासा, ऐसे नाम इसका रखा गया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो बड़ा लैंड मास और ये बड़ा ओशन था, इनमें कुछ फोर्सेस आ गई। इन्होंने फोर्सेस को कहा रिफ्टिंग हुई। रिफ्टिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये जो एंटायर लैंड मास था जिसे पेंजिया कहा गया, ये 2 लैंड मास में टूट गया। अब एक को कहा गया लोअर एशिया, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड, और जो बीच में जो सी आया उसे टेथिस सी कहा गया। और ये थोड़ा याद रखिएगा कि जो गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट इंडिया है। उसके बाद इसमें भी रिफ्टिंग हुई, ऐसे ही फिर कॉन्टिनेंट्स बनते चले गए। उसके बाद ड्रिफ्टिंग हुई, जो हमें आज जो वर्ल्ड का मैप देखने को मिलता है ना, वो ड्रिफ्टिंग से बना है। फिर वो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। फिर पहले तो सारे लैंड मास टूट रहे हैं, एक बड़ा लैंड मास था, फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर वो और ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हुआ, ऐसे फिर हमारा वर्ल्ड का मैप बनता है। अब इसमें भी मैंने थोड़ा ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस थ्योरी में रिफ्टिंग यानी ब्रेकडाउन और ड्रिफ्टिंग को एक्सप्लेन किया गया है, जो आज हमें वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके अरेंजमेंट्स देखने को मिलती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया था जो ऊपर वाला लैंड मास था उसे उसका नाम क्या लिखा गया था, लाउरेशिया, और जो नीचे वाला था उसे गोंडवाना। अब जो लाउरेशिया है वो भी डिवाइड हुआ था, उसमें भी रिफ्टिंग हुई थी। तो उससे कौन कौन से बने थे जो कॉन्टिनेंट हमें आज देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। एशिया में सिर्फ इंडिया को छोड़ के और पूरा एशिया लाउरेशिया से ही बना है।
और गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो अल्फ्रेड वैगनर हैं, उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट दिए उसके एविडेंसेस उन्हें प्रूव करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस दिए थे। पहला है जिग्सॉ फिट। नाम से समझ आ रहा है कि कुछ फिट वगैरह की बात हो रही है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है उन्हें मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जर्व करते समय उन्हें ऐसा लगा था कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में फिट होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करें जो बल्ज पार्ट है ब्राज़ील का, वो किसके साथ फिट होता दिखाई दे रहा है? अफ्रीका का जो पार्ट है गल्फ ऑफ गोनिया, जैसे ये थोड़ा मैंने बना रखा है साउथ अमेरिका जैसे अफ्रीका के साथ फिट हो रहा है, ये अरेबिया इसके साथ फिट हो रहा है, इंडिया थोड़ा बहुत इसके साथ फिट हो रहा है, अंटार्कटिका, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हें ऐसा लगा था कि कुछ फिट हो रहा है एक दूसरे के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ। तो उन्होंने पहला एविडेंसेस जो दिया था वो जिग्सो फिट का दिया था। दूसरा दिया उन्होंने एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस ओशन। एज ऑफ रॉक्स से समझ आ रहा है यानी कुछ रॉक्स के एज की बात हो रही है ओशन के आसपास। अब बात करेंगे इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का एग्जाम्पल था। इसमें जो माउंटेन है एपेल्चिना माउंटेन है, ये यूएसए में है। और यहाँ पर यूरोप का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर हर्शिना माउंटेन है जो कि आयरलैंड में है। इन दोनों की रॉक्स की जो स्टडी की गई थी उसमें पता चला कि जो इनकी जो रॉक्स की एज थी और इनका जो केमिकल कंपोजिशन था, मतलब किस किस मिनरल से मिलके बने या फिर क्या क्या चीज़ें इनमें, वो सारी चीज़ें लगभग सेम ही थी। इससे समझ आता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनका पास्ट में। अब जो तीसरा एविडेंस दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने, वो दिया था बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजी इस वर्ड से समझ आ रहा है कुछ एनिमल्स या फिर प्लांट्स की बात होने वाली है। तो ऐसे ये जो यूरोप का ये वाला एरिया है, इसमें जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एरिया, यहाँ पर कुछ रेट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लैमिंग्स कहते हैं। ये जो लैमिंग्स है ये फेमस है मास सुसाइड के लिए। वो क्यों? क्योंकि ये जो लेमिंग्स है वो ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट यानी यूरोप का वेस्ट क्या होगा? अमेरिका। और बीच में क्या आता है? ओशन। तो इसी वजह से ये वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से मास सुसाइड होता है। और इससे थोड़ा समझ आता है कि यूरोप और अमेरिका में कुछ ना कुछ पहले कनेक्शन था। अब इन्होंने फोर्थ एविडेंस जो दिया वो फोसिल्स का दिया। फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स होते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स या कुछ चीज़ें बच जाती हैं पास्ट से, एनिमल्स की, प्लांट्स की, जैसे कि बोन्स, कुछ हार्ड स्केलेटन है, जैसे कि हमने पढ़ा है कार्टिलेजियस स्केलेटन होते हैं आर्थ्रोपोड में। इस तरीके से जो प्रोटेक्टिव शीट होती है वो सारे जो हार्ड चीज़ होती है वो ज़्यादा बच जाती है, तो उनसे हम स्टडी कर पाते हैं कि पहले कौन कौन से एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, या फिर हमें कुछ सीड्स मिल जाते हैं, तो इन्हें हम फोसिल्स कहते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया फोसिल का, कौन सा? मैसोसोरस नाम के फोसिल का, जो कि एक लिजार्ड लाइक एनिमल है। ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल साफ पानी में रहता है। इसका एग्जाम्पल दिया कि इसके जो फोसिल्स है वो हमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में मिले हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो पास्ट में कंबाइन होंगे। दूसरा फोसिल जो एक ट्री का है ग्लोसोपेट्रिस। ग्लोसोपेट्रिस जो ट्री है इसके फोसिल हमें इंडिया में वो जो गोंडवाना लैंड से जो जो कॉन्टिनेंट या फिर कुछ काउंटर पार्ट जो बने हैं उनमें इन दोनों के इसके फोसिल्स मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था गोंडवाना में कौन कौन से बने हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर मतलब कुछ वैल्यूएबल सेडिमेंट्स। हम इसमें गोल्ड की बात करने वाले हैं कि जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं, वो रॉक जिनके अंदर गोल्ड मिलता है वो ब्राज़ील में है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में। लेकिन जो उसके डिपॉजिट मिले हैं वो हमें अफ्रीका में जगह है गाना, वहाँ पर मिले हैं। अब ये जो सेडिमेंट डिपोजिशन कैसे होते हैं? रिवर के थ्रू ही होता है। फ्लो कर रही है रिवर, बीच में रॉक्स हैं तो वो टूटती जाती हैं। उनमें से अब जो वैल्यूएबल था जैसे गोल्ड था वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है रिवर से। जैसे कि हमारी एलुवियल सोइल, ये भी डिपोजिशन सेडिमेंट के डिपोजिशन से ही बनी है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा की वजह से। तो ऐसे ही ये हुआ। तो इससे भी पता चलता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ पास्ट में कनेक्शन रहा होगा। अब इन्होंने फोर्सेस का बताया थोड़ा कि रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग में कौन कौन सी फोर्सेस हेल्प कर रही थी। जैसे कि टाइडल फोर्स होती है जो वेव्स में होती हैं, वेव्स चलती हैं जब, टाइडल फोर्स होती है वहाँ पर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सबको पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा आपने, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। और इन्हें जैसे कि पोल्स की तरफ फील हुआ था कि जो गोंडवाना लैंड है वो नॉर्थ वाले पोल की तरफ गई और जो लोरेशिया वाली लैंड है वो साउथ वाले पोल की तरफ गई।
और उसके बाद इन्होंने कहा कि बायंसी वाला कुछ होता है कि वाटर में फ्लोट करने के लिए जो हेल्प करती है फोर्स, उसे बायंसी कहते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या था कि जो इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर जो जितने भी सारे फोर्सेस बताए इन्होंने दिए वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे मूवमेंट के लिए, और इन्होंने जो एविडेंसेस दिए वो बहुत जनरल थे। और दूसरी बात कि इन्होंने यही टाइमलाइन ही क्यों कही, तो इनका जवाब अल्फ्रेड वेगनर नहीं दे पाए थे, तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक थे, क्रिटिसिज्म थे इनके। उसके बाद दूसरी थ्योरी है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इसका जो बैकग्राउंड है वो है आर्थर होल्म्स। अब इनके बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इन्होंने मेन तो पहले जो थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने उसी पे थोड़ा बेस है, इन्होंने फोर्सेस को एक्सप्लेन करना शुरू किया, थोड़ा सोचना शुरू किया, तो इन्होंने दिया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये डेवलप होता है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। और डेंसिटी का डिफरेंस किस वजह से होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। जैसे आपने चाय बनते हुए देखी होगी कि जो इस तरीके से ऊपर की तरफ आती है, वो मतलब जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ जाएगी, और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। वो क्यों जाएगी, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसीलिए वो राइज करती है। इसकी जो कोल्ड एयर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो नीचे की तरफ आती है। तो इसमें भी इसी तरीके से फ्लो होता है, और इसी को इन्होंने अप्लाई किया मैग्मा। जो चैम्बर बताया था वो कौन से लेयर में बताया था मैंने, एस्थेनोस्फीयर में, और ऊपर वाली कौन सी थी, लिथोस्फीयर। तो अब जैसे कि इसमें कन्वेंशनल करंट डेवलप होगा, ये जो कुछ जो हॉट ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, इसी तरीके से कन्वेंशनल करंट चलेगा। अब इसमें किसी भी तरीके का चल सकता है, या तो दोनों जो लिम्स हैं ये राइज हो रही हैं, राइज होंगी तो देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो डाइवर्जेंस होगा प्लेट का, ये अंदर से टूटेगी, और जो मैग्मा है अंदर है, मैग्मा बाहर, इसे लावा कहेंगे, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। कन्वर्जेंस जब कहेंगे जब ये दोनों लिम्स नीचे की तरफ जा रही है, फॉल हो रही हैं ये, तो एक प्लेट जो है वो कन्वर्स करेगी, लिथोस्फेरिक प्लेट। अब ये मैंने इसी का लिख रखा है, आप समझ लीजिए थोड़ा और, कि इस जो दिया था इन्होंने कंसेप्ट, इसमें राइजिंग और फॉलिंग लिम्स हैं। अगर दो राइजिंग लिम्स मीट कर रही हैं तो डाइवर्जेंस होगा, अगर दो फॉलिंग लिम्स मीट कर रही हैं तो कन्वर्जेंस होगा। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता जाता, और इन्हीं की वजह से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद तीसरी थ्योरी की बात कर ले तो वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट में हम करेंगे लिथोस्फेरिक स्लैब, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो, और ये प्रोसेस होता है जो शेप करता है लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन को अर्थ के क्रस्ट पे। क्रस्ट क्या होती है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। अब ये जो प्लेट्स हैं, एक तो मतलब तीन तरीके की इंटरेक्शन हो सकती है प्लेट्स में, एक तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसवर्स कह सकते हैं। कन्वर्जेंस जैसे कि ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो तो बीच में से उभरा हुआ हिस्सा आएगा, ये डाइवर्स हो रही हैं तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा बाहर आएगा तो लावा कहेंगे उसे हम। अब तीसरा होता है ट्रांसवर्स या फिर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेट मूव करती है, जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये इधर मूव, लेकिन अपोजिट में मूव करेंगी, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, बस ये आपस में ऐसे ही मूव करेंगी। इससे कुछ भी ना तो कुछ फॉर्मेशन हो रहा है ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बस हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ये। तो इससे अगर कुछ होता है हार्मफुल तो वो बस अर्थक्वेक का हो सकता है, नहीं तो जो कन्वर्जेंस है उससे क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, माउंटेन और आइलैंड। अब जियोलॉजिकल फिनोमिनास कौन से अकर होंगे इससे, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, इससे भी ये दोनों। और डाइवर्जेंस में जैसे कि रिफ्ट वैली बनती है डाइवर्जेंस की वजह से। प्लेट्स की बात कर लें तो दो तरीके की प्लेट्स होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल, एक ओशनिक प्लेट, और दूसरा डिवीज़न इनका मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट 7, ये याद रख लीजिएगा। जैसे कि पहली प्लेट होती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरी यूरेशियन प्लेट, चौथी अफ्रीकन प्लेट, और पांचवी जो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया मिला के ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सेवन्थ होगी पैसिफिक प्लेट। ये माइनर प्लेट थोड़ा ध्यान रखिए, तो ये अरेबियन प्लेट है, इधर इधर नाज़का प्लेट है, कुस्को प्लेट है, जुआन डी एकी प्लेट है, ये थोड़े हैं। ये रह गया था अंटार्कटिका प्लेट। अब हम बात करते हैं वोल्केनिज्म की। हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा कि हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें जियोलॉजिकल फिनोमिनास को जानना है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक का। थोड़ा वोल्केनिज्म को समझ लेते हैं। जो वोल्केनिज्म है, ये जो टर्म है ये डिराइव हुए कौन से वर्ड से, वोल्कन। वोल्कन का मतलब होता है गॉड ऑफ फायर।
आग का देवता। और ये जो वोल्केनिज्म है ये एक अम्ब्रेला टर्म हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और सारे जियोलॉजिकल फिनोमिनास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मतलब कंबाइन करती है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। अब जो वोल्केनिज्म का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी पहले, जैसे कि डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसकी बात पहले भी की थी। मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, मैग्मा चैम्बर का आता है स्टोनोस्फियर में। कन्वेंशनल सेल या फिर कन्वेंशनल करंट डेवलप होगा तो मैग्मा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। वो डिपेंड करता है कि राइजिंग लिम फॉलिंग लिम मीट कर रही हैं किस तरीके से, कन्वर्जेंस हो रहा है डाइवर्जेंस। फिर वोल्केनिज्म इरप्ट होगा, इरप्शन होगा, एकदम से फटेगा वोल्केनो और उसके अंदर से लावा बाहर निकलेगा और उसी की वजह से फिर वो जब ठंडा हो जाएगा तो लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो लावा किस तरीके से निकलता है, उसकी बात करेंगे हम, उसी से पता चलेगा कि कौन से लैंड फॉर्म्स बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम वोल्केनो के इरप्शन की। वोल्केनो जब इरप्ट करता है तो मैग्मा चैम्बर होता है स्टोनोस्फियर, मैंने बताया था। ये जो पार्ट होता है इसे वेंट कहते हैं, ये नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इसे कोन कहते हैं। यहाँ से इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है मैग्मा। अब इस मैग्मा के साथ साथ मतलब इसमें क्या क्या होता है, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं, प्रायोक्लास्टिक मटेरियल जैसे कि स्टोन, पेबल्स, सैंड, वोल्केनिक ऐश। दूसरे होते गैसेस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर। और मैग्मा और लावा, वो आप बताया था अंदर होगा तो मैग्मा, बाहर होगा तो लावा कहेंगे उसे। अब जो मैग्मा चैम्बर है उसकी बात करें तो दो तरीके के मैग्मा प्रेजेंट होते हैं, तो एसिडिक मैग्मा, एक बेसिक मैग्मा। एसिडिक मैग्मा जो है उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है सिलिकॉन का, जो सिलिकॉन है उसका लाइट कलर होता है। और जो बेसिक मैग्मा है उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसका आयरन का जो कलर है वो डार्क होता है, आपने देखा भी होगा। और जो एसिडिक मैग्मा है वो विस्कस होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, ज़्यादा इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लूइडिटी उसकी कम होगी। बेसिक मैग्मा जो है वो कम विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है, उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा वो। ये एक्सप्लोसिव होगा, एकदम से बाहर आएगा, फटेगा एकदम से। ये होगा साइलेंट इरप्शन, क्योंकि ये फ्लूइडिटी ज़्यादा है, एकदम से फैलेगा आराम से। इसमें डाइवर्जेंस होगा, इसमें कन्वर्जेंस होगा। अब डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस मैंने बता दिया था पहले, अब देख लीजिएगा।